नमस्कार दोस्तों, 16 एवं 17 मई 2025 का समाचार पत्र के कुछ समाचार हैं, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। पहला समाचार है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023, जो कि 16 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार संस्कृत के विद्वान जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को और उर्दू कवि गुलजार को प्रदान किया गया। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी विज्ञान भवन में इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए स्वयं उपलब्ध थे, लेकिन उर्दू का गुलजार जी अस्वस्थता के कारण इस कार्यक्रम में भागीदार नहीं हो पाए। दूसरी समाचार है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 21 अप्रैल से 11 मई तक छत्तीसगढ़ तेलंगाना के नक्सलवादी सीमा क्षेत्र में चला, जिसमें लगभग 31 नक्सली मारे गए। बहुत अधिक मात्रा में विस्फोटक सामग्री EID तथा और आपके अस्त्र भी प्राप्त हुए। तीसरा समाचार है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। ये 4 मई से 15 मई 25 तक बिहार में के 5 शहरों में ये किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। ये जो जीके के सामान्य ज्ञान के करंट इवेंट्स हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप संक्षेप में इनको जरूर याद करके रखिएगा। ये डे टू डे के मैं आपको समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रकाशित होती हैं उनके संबंध में जानकारी देता हूँ। अगला समाचार है समाचार पत्रों में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री पर हमला हुआ है। प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर बंदूक से हमला हुआ है। उनकी हालत गंभीर है लेकिन स्थिर है। ईरान और अमेरिका के मध्य न्यूक्लियर कार्यक्रम पर लगातार 3-4 राउंड की बात हो चुकी है। उसमें से एक वार्ता अभी संपन्न हुई ओमान में, मस्कट में वार्ता समाप्त हुई है। आगे फिर से बात करने के लिए दोनों के बीच में सहमति बनी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान हैं। जुलाई 2024 में उन्होंने राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं और ईरान के पीछे अमेरिका बहुत पहले से न्यूक्लियर कार्यक्रमों को लेकर हमेशा रहता है। उसके न्यूक्लियर पावर पर, उसके परमाणु बम के निर्माण पर उसकी निगरानी रहती है और यूरेनियम के जो आपका प्रसाधन है, जो उसका प्रोसेसिंग है, उस पर उसका कंट्रोल रहता है। अगला है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी, जो कि 9 जून 2025 को रिटायरमेंट होंगी, लेकिन एक्चुअल में 16 जून 2025 को उनका अंतिम कार्य दिवस था। इसके बाद वो अवकाश में अपने निजी कार्य से अपने पारिवारिक कार्यक्रमों के दृष्टिगत अमेरिका जा रही हैं, तो उसके बाद छुट्टी में रहेंगी। तो 16 जून 2025 को उनका अंतिम कार्य दिवस था और वो 9 जून को 25 को सेवानिवृत्त जाएंगी। तो उनकी एक प्रकार से सेवानिवृत्ति संबंधी कार्यक्रम 16 जून 25 को पूर्ण कर दिया गया है। आगे है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को मिलना था 15 तारीख को आपके टर्की के इस्तांबुल में, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वहाँ नहीं पहुँचे। जरूर ये अवश्य हुआ कि वोलोदिमीर जेलेंस्की वहाँ पर पहुँचे टर्की, और टर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयप एर्दोगन, नाम याद रखिएगा, टर्की के राष्ट्रपति का नाम है रेसिप तैयप एर्दोगन, ने अंकारा में जेलेंस्की का स्वागत किया। लेकिन दोनों देशों के बीच में पहली बार 3 साल में दोनों देशों के बीच में वार्ता हुई है और दोनों देशों के जो द्वितीय स्तर के अधिकारी थे वो आपस में मिले, वार्ता किया। लगभग दोनों तरफ से 1000-1500 जो युद्धबंदी हैं उनको एक दूसरे को प्रत्यर्पित करने पर विचार हुआ है। आगे जैसा कि पुतिन ने कहा है कि ये वार्ता धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगी तो संभव होगा तो सीधी वार्ता भी वो करेंगे, लेकिन अभी वो सीधी वार्ता में शामिल नहीं हुए, बल्कि उनकी तरफ से अधिकारी शामिल हुए। इसलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति भी स्वयं नहीं शामिल हुए, उन्होंने भी अपने सेकेंड लाइन के ऑफिसर्स और मंत्रियों को उसमें शामिल कराया। अगला है अमेरिकी राष्ट्रपति ने एप्पल के CEO टिम कुक
याद भी रखिएगा, जीके के क्वेश्चन में आएगा कि एप्पल के सीईओ कौन है। तो एप्पल के सीईओ टिम कुक, जो टिम कुक हैं, उनसे भारत में आईफोन निर्माण करने पर आपत्ति जताई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप में। ये उनकी आदत में रहता है कि आपत्ति जताई और ये कहा कि उनको हिंदुस्तान में, भारत में आईफोन का निर्माण नहीं करना चाहिए। और बाद में उन्होंने कहा कि अगर वो आईफोन का निर्माण कर रहे हैं, फैक्ट्री वहाँ लगाया है, तो वो केवल भारत के लिए ही वहाँ पर निर्माण करें, यानी कि जो कुछ भी वहाँ पर बनाएं उसको भारत में ही बेचें, बाहर बेचने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार का उन्होंने टिम कुक को एक संदेश दिया है। तो इससे याद रखिएगा, एप्पल के जो सीईओ हैं वो टिम कुक हैं। अगला है संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत 14 प्रश्नों पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा गया है। इस पर मैंने एक विस्तृत वीडियो 25 मिनट का बना दिया है, उसको आप जरूर देखिएगा मेरे चैनल करियर मोटिवेशन में। आर्टिकल 43, संविधान का आर्टिकल 43 ये कहता है कि राष्ट्रपति को अगर लगता है कि कोई भी संविधान का कोई सार्वजनिक प्रश्न है, कोई ऐसा सामाजिक तथ्य है, ये कोई राष्ट्रीय महत्व का विषय है या कोई लोक महत्व का विषय है, उस पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया जाना आवश्यक है, तो संविधान के अनुच्छेद 143(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति उस पर परामर्श ले सकती हैं और परामर्श ले सकती हैं, क्योंकि ये कोई बाध्यकारिता नहीं है और सुप्रीम कोर्ट उस पर परामर्श दे सकते हैं, यानी कि देना भी कोई बाध्यता नहीं है। तो और परामर्श जो देंगे वो राष्ट्रपति को स्वीकार करने के लिए बाध्यता नहीं है, लेकिन 143(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय या महोदया सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में परामर्श प्राप्त कर सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन 8 अप्रैल 2025 को जो उनका एक डिसीजन आया था कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए एक समय सीमा निर्धारित कर दिया था कि विधानसभा के द्वारा कोई भी अगर विधेयक पारित किया जाएगा तो कितना समय तक राष्ट्रपति या राज्यपाल उसको रोक सकते हैं। तो उसी से जुड़े हुए उन्होंने 14 प्रश्न किए हैं और सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा है। सुप्रीम कोर्ट इसके लिए एक 5 सदस्यीय खंडपीठ तैयार करेगा, क्योंकि संवैधानिक प्रश्न है। आर्टिकल 200-201 के अंतर्गत ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो उस पर एक संवैधानिक खंडपीठ बनाएगा 5 सदस्यीय और उसके पश्चात राष्ट्रपति महोदय को उनके उत्तर भेजेगा। अब हम उसको देखेंगे जब उत्तर भेजेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से प्रश्नों को इंटरप्रिटेट किया है, किस प्रकार से संविधान को इंटरप्रिटेट किया है। ये विभिन्न प्रकार की लिखित परीक्षाओं में आंसर्स में आपको लिखना पड़ेगा। जब आप केंद्र राज्य संबंधों पे कार्यपालिका पर न्यायपालिका के हस्तक्षेप की बात करेंगे या कार्यपालिका न्यायपालिका विधायिका के संबंधों पर बात करेंगे, तो ये निर्णय 8 अप्रैल 2025 का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय पारदीवाला का जो जज थे, तो उनका ये जो निर्णय था वो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अगला प्रश्न, अगला जानकारी है, समाचार है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच जो संघर्ष चल रहा है, वो गाजा पट्टी पर संघर्ष चल रहा है, वो प्रतिदिन संघर्ष चल रहा है और इजराइल फुल फोर्स के साथ बम बरसा रहा है, जिससे सैकड़ों बच्चे एवं महिलाएं प्रतिदिन मारी जा रही हैं या मारे जा रहे हैं। और हालत वहाँ इतने ख़राब हैं कि वहाँ पर एक प्रकार सैनिटेशन की, चिकित्सा की, खान पान की, भूखमरी की स्थिति पैदा हो रही है। ठीक, क्षेत्र में पूरी भूखमरी फैल रही है। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, वो उसके पहले मैंने विस्तार से आपको मैंने एक वीडियो में बता रखा है। तो उसको आप जब पूरे मेरे कंटिन्यूस वीडियो पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपको कोई भी चीज़ पर बैकग्राउंड में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप तुरंत समझ जाएंगे। लेकिन आपको कंटिन्यू मेरे हर वीडियो को, जो करंट इवेंट्स के वीडियो आ रहे हैं, उनको कंटिन्यूस में आपको देखना पड़ेगा। ठीक, मैं डे टू डे बना रहा हूँ, या कोई अगर वीडियो मेरा छूटेगा तो उसके अगली डेट से अगली डेट का ही जीके का मेरा वीडियो होगा। 16 और 17 मई का मिलाकर मैंने वीडियो तैयार किया है। अगला आपके समाचार है लीला कबीर। अगर आप कभी प्रश्न आ जाए कि जॉर्ज फर्नांडिस की पत्नी का क्या नाम है, तो आप बोल सकते हैं लीला कबीर। तो जो लीला कबीर फर्नांडिस हैं, उनकी मृत्यु 16 तारीख को हो गई है। वो 80 वर्ष की आयु में कैंसर से जूझ रही थी, कैंसर से लड़ते उनकी मृत्यु हुई है।
2019 में जॉर्ज फर्नांडिस की भी बीमारी से मृत्यु हुई थी। और इस प्रकार से यह आपका करंट इवेंट के 16 और 17 मई की महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। किसी प्रकार की कोई कमेंट्स हो, कोई आपको कुछ इसमें पूछना हो या कोई आपकी और अधिक अपेक्षाएं हों इस वीडियो में, तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।